थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर है आपका कोई भी इवेंट जो है उसके अकरेंस या नॉट अकरेंस का। ठीक है, उसका मैथमेटिकल मेजर है कि कोई इवेंट अगर फॉर इंस्टेंस जो है आप ये देखना चाहते हैं कि कोई इवेंट जो है वो अकर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं नेचुरल साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस में या मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर। अ, अगर आप लोगों ने जो है वो कोई आप में से इकोनॉमिक्स का या बिजनेस का जो है वो स्टूडेंट है तो आपको पता होगा टाइम सीरीज में फोरकास्टिंग के अंदर जो है वो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। प्रोबेबिलिटी के कोई इवेंट जो है वो अकर होने जा रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस प्रोबेबिलिटी या उस प्रिडिक्शन से, बेसिकली प्रिडिक्शन है, तो उसी की बेस पे जो है वो फिर चीज़ों को उसी तरह से डील किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका इवेंट है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, तो क्लासिकल जो इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ से प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई है, वो बेसिकली गैम्बलिंग से हुई है। ठीक है, जो गैम्बलर्स जो है वो गैम्बलिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे, तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैथमेटिकल जो है वो शेप के अंदर इनको लाया गया और फिर जाहिर सी बात है इसकी पूरी मैथमेटिक्स डेवलप हुई। तो उसमें कॉइन टॉस जो है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसकी सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद डाइस रोल। आवाज आ रही है ना आप सबको मेरी? जी। जी। और उसके बाद जो है वो कार्ड्स के गेम के अंदर जो है वो यूज होती है बहुत ज्यादा। उसके अलावा चेस के अंदर जो है वो, तो इस तरह गैम्बलिंग के गेम्स के अंदर बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ की जाती थी। जिस तरह ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का एक कोर्स है जो बाकायदा वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो इवॉल्व हुआ, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंट थी, तो उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में ऑपरेशन रिसर्च के अंदर जो है वो एल्गोरिथम्स जो है वो डेवलप किए उसके। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है इवॉल्व हुई है। फिर जाहिर सी बात है जब कोई भी थ्योरी आती है या कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि उसका जो ट्रेजर है वो देखा जाता है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी को डील करने के लिए जो है वो सेट थ्योरी का जो है सहारा लिया गया है। ठीक है, सेट थ्योरी यानी जो यहाँ पे आप शेप्स देख रहे हैं बेसिकली ये सेट थ्योरी है, जहाँ पे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें सेट्स पढ़ाए जाते हैं कि सेट्स का यूनियन जब लेते हैं तो उससे क्या मुराद है, सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं या सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या मुराद है, या ए गिवन बी, यानी कि अगर एक चीज़ गिवन है और दूसरी चीज़ के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसके गिवन होने से, तो ए गिवन बी जो है वो इस तरह से ये नोशंस हैं बेसिकली। यानी कि आप आगे भी देखेंगे कि ए गिवन बी जब, मतलब कोई भी चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, फॉर इंस्टेंस बी की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है और हमें ए की फाइंड करनी है, तो हम कहेंगे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। ठीक है, तो ये सारी नोशंस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट की नोशन है। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट मींस के अगर फॉर इंस्टेंस के मैं कहूँ कि अगर कॉइन टॉस हुआ है, एक कॉइन टॉस किया है, तो जाहिर है उसका जो सैंपल स्पेस है, मैं बताऊंगा सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता है, तो वो हेड और टेल है। ठीक है, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 0.5 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है उसको मैं कह सकता हूँ कि दैट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, इसको हम
प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो वन में से जो है वो उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, ठीक है, अगर उसके अकरेंस का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो अच्छा, फिर इसके अंदर कुछ चीजें इस तरह से हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, यानी जिसके अकर होने और ना होने, मतलब सॉरी, यानी अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है तो उस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं उन सबके अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी। फॉर इंस्टेंस यही एग्जांपल है हेड टेल की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है, अगर एक कॉइन टॉस हुआ है वो भी 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी जो है वो 0.5 है, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो जाहिर है या हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हेड भी आए और टेल भी आए एक ही कॉइन टॉस में। तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फॉर इंस्टेंस मैं एक डाइस को और एक कॉइन को लूं और मैं डाइस को रोल करूं और कॉइन को टॉस करूं साथ में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये डाइस और ये कॉइन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इवेंट की आपके पास। इसी तरह फिर डिपेंडेंट इवेंट हम कह सकते हैं कि यानी एक इवेंट जो है वो फॉर इंस्टेंस के अकर होगा तो दूसरा इवेंट अकर होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप यूं कह सकते हैं कि अगर बारिश होगी तो फसल उगेगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है रेन के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो एग्रीकल्चर है। तो इस तरह के इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फॉर एग्जांपल एक इवेंट है कॉइन टॉस, तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इसी तरह अगर डाइस रोल किया है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये सारा इसका सैंपल स्पेस होगा, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने आउटकम्स आ सकते हैं वो आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास ये हो गया आपके पास सैंपल स्पेस। उसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, यानी जो आउटकम यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ या एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, यानी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आउटकम आप चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो बेसिकली आपके पास होगी नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम्स ऑफ इवेंट, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपका नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम ओवर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस अगर दो कॉइन्स को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है फॉर एग्जांपल, तो अब दो कॉइन टॉस किए हैं तो जाहिर सी बात है या तो दोनों टॉसेस में हेड हेड आएगा, ठीक है, या एक टॉस में हेड एक में टेल आएगा, ठीक है, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या दोनों टॉसेस में जो है वो टेल आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, NS भी कहते हैं इसको, ये हो गया आपके पास 4। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खाली हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम जो है आपका क्या हो गया, 1, ठीक है, जिसमें खाली हेड आ रहा है। तो NA इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट को हम नाम दे रहे हैं A, ठीक है। यानी कि A जो है वो क्या इवेंट है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स आपको जो है वो मिल जाए R2, ठीक है, कि दोनों टॉस में हेड आए और दोनों कॉइन्स के टॉस में हेड आ जाए, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसी तरह अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो N3 हो जाएगा, और आपकी जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ पे 8 जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इवेंट्स आपके पास 8 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया है तो ये 2 पावर 4 और ये 16 इवेंट्स आ जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह अगर 2 डाइस को रोल किया है तो जाहिर है N जो है वहां पे 2 होगा, और ये जो है आपके पास क्या होगा, 6 to the power 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि 6 पॉसिबल आउटकम्स है वहां पे आपके पास। तो जाहिर है 2 डाइस को अगर आपने रोल किया है तो टोटल 36 आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले डाइस रोल में हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, ठीक है, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए। इसी तरह से आप कर सकते हैं 2 1 आ जाए, ठीक है, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए आपके पास, और 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 1 6 आ सकता है। इसी तरह सो ऑन, फिर 3 के साथ आप इस तरह कर सकते हैं। टोटल आपके पास जो है वो 36 जो है वो इवेंट्स बनेंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपके पास 36 होंगे, ठीक है। तो a tossed die can produce one of 6 possible outcomes, 1 dot through 6 dots, each outcome is an event। ये सारी बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इवेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है, कि वही बात है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अगर एम्प्टी है, इट मींस दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। डिसजॉइंट मींस कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, उनका इंटरसेक्शन जो है वो नल है, तो इट मींस दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। इवेंट ए टू ए टी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ एनी टू ऑफ दीज आर डिसजॉइंट, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। और म्यूचुअली नॉट नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर इंस्टेंस के मतलब ऐसे इवेंट्स के जो एक साथ अकर हो सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस के आप ये कह सकते हैं कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कार को ड्राइव कर रहे हैं, और उसमें कोई आप रेडियो सुन रहे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना। तो कार को ड्राइव करना और रेडियो का सुनना ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक साथ हों, कि आप कार भी ड्राइव कर रहे हैं और साथ में रेडियो भी सुन रहे हैं। तो ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, क्योंकि एक साथ अकर हो रहे हैं ये, ठीक है। एंड अच्छा, अच्छा, और जो सैंपल स्पेस होता है, इंटायर सैंपल स्पेस, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस कहलाता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स हम इसकी कर लें। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है, ये तो खैर आपको मालूम ही है, 0 से 1 की रेंज में होगी प्रोबेबिलिटी।
और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होगा। और देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैंपल स्पेस, ये हमेशा 1 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यानी नल, फाई यानी एम्प्टी जो है वो आपके पास 0 होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से क्या मुराद है। फॉर इंस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कॉइन टॉस की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है 0.5 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या होती है, वो भी 0.5 होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब ये देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इस केस में, ऐसे केस में जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपके पास है, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जाहिर है 0 होगी, क्योंकि वो डिसजॉइंट है, एक साथ आकर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज समथिंग एल्स, इसको कभी मिक्स मत कीजिएगा आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट ही होगा लाजमी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है हमेशा। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आगे एग्जांपल भी आएगी उसमें मैं आपको शो करूंगा। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपके पास 0 होगी। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो इसी तरह इन सब का सम होगा, उसके बाद माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड देन प्लस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें इसका मतलब क्या है बेसिकली। फॉर इंस्टेंस पहले ए और बी देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस ये आपके पास ए है, ये बी है। ठीक है, ये जो रीजन है ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये देखें कि जब आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ये माइनस क्यों किया जाता है। ये माइनस इसलिए किया जाता है जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहे हैं तो आप इस पूरे को कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह रहे होते हैं तो आप इस पूरे को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाला एरिया 2 बार आ जाता है, ये जो बीच का एरिया है ये 2 बार कंसिडर हो जाता है, तो एक दफा इसको माइनस करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जाहिर है 2 दफा तो कंसिडर नहीं कर सकते ना इस एरिया को, ये एक सिंगल एरिया है ये। ठीक है, जो कॉमन है दोनों में। और इन केस अगर कॉमन है ही नहीं, जैसे मैंने हेड टेल की उसमें एग्जांपल दी कि डिसजॉइंट है, ठीक है, तो सिंपल इन दोनों का सम होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है उनके बीच। हाँ, हम इसकी एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल इसकी एग्जांपल आगे एग्जांपल्स आएंगी, बहुत सारी आएंगी, इसकी एग्जांपल्स करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये लें। अगर थोड़ा सीक्वेंस वाइज चले, बस ये यहाँ पे आ गई एग्जांपल इसकी। ठीक है, अब देखें ये जो है आपके पास एग्जांपल आ गई। इफ अ जॉब sent to a printer appears first in a line with probability 60% and second in a line with probability 30%, then with the probability 90% it appears either first or either second। अब देखें इसने कहा है कि इफ अ जॉब sent to a printer appears first,
इफ अ जॉब सेंट टू अ प्रिंटर अपीयर्स फर्स्ट इन लाइन, यानी कि मतलब कि फॉर इंस्टेंस आप कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट आ जाए लाइन में, मतलब पहले ही आ जाए, उसकी 60% है, मतलब कि 0.6 है। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम ए नाम दे देते हैं फर्स्ट इन लाइन को, ठीक है, ये फर्स्ट इन लाइन है, फर्स्ट इन लाइन। और सेकंड इन लाइन आने की प्रोबेबिलिटी 30% है, इसको हम पी ऑफ बी कह देते हैं, ठीक है। 30% मीन्स 0.3, ठीक है, ये हो गई सेकंड इन लाइन, ठीक है। तो और देन विथ प्रोबेबिलिटी 90% इट विल अपीयर आइदर फर्स्ट और सेकंड। जाहिर सी बात है, अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, सबसे पहली बात ये म्यूचुअली, ये भी एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि फर्स्ट इन लाइन आना जो है वो डिपेंड नहीं करता सेकंड इन लाइन आने पे, या सेकंड इन लाइन आना फर्स्ट इन लाइन आने पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कहा गया कि अगर वो फर्स्ट इन लाइन आने की प्रोबेबिलिटी ये हो तो सेकंड इन लाइन आने की ये होगी, नहीं, कहा है कि फर्स्ट इन लाइन आने की ये है और सेकंड इन लाइन आने की ये है, ठीक है, होगी नहीं है यहाँ पे, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के आइदर फर्स्ट आ जाए या सेकंड आ जाए, ठीक है ना, मतलब दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास सिंपली 0.6 प्लस 0.3 हो जाएगी, जो कि 0.9 है, और इसको इसने 90% लिखा है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम, अगर ये आपसे पूछता कि ना फर्स्ट आए ना सेकंड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जाहिर सी बात है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी, ठीक है, यानी 0.1, यानी 10% चांस है कि ना फर्स्ट आए वो ना सेकंड आए, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना फर्स्ट आने की और ना सेकंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो आप उसमें सिंपल क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड आने की प्रोबेबिलिटी है उसमें वन में से उसको माइनस कर दें, तो आपके पास ना फर्स्ट आना ना सेकंड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है ड्यूरिंग सम कंस्ट्रक्शन एंड नेटवर्क ब्लैकआउट अकर्स ऑन मंडे with this probability this, on Tuesday with probability this, then does it appear on Monday or Tuesday with probability this? अब देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड नेटवर्क ब्लैकआउट अकर्स ऑन मंडे विद प्रोबेबिलिटी 0.7, तो हम इसको पी ऑफ ए नाम दे देते हैं, ठीक है, मंडे, और इसको पी ऑफ एम कह लें आप, चलें, कि मंडे को होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ट्यूसडे को होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, सॉरी। तो ये पूछ रहा है देन डज इट अपीयर ऑन मंडे और ट्यूसडे विद प्रोबेबिलिटी दिस। तो पहली चीज तो जहन में इसको देख के आ जानी चाहिए कि तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, पहली चीज तो ये है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि अब इसमें देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या है, देन डज इट अपीयर ऑन मंडे और ट्यूसडे विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन टी चाहिए आपको, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन टी, ठीक है। अब ये इवेंट है आपका, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो अब ये एरिया कहाँ से आएगा, ठीक है ना, ये एरिया कहाँ से आएगा। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इसमें डिपेंडेंसी का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन टी सिंपल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, क्योंकि यहाँ ये कहीं नहीं कहा गया कि मंडे को अगर ब्लैकआउट होगा तो ट्यूसडे को होगा, सिंपल प्रोबेबिलिटीज दी हुई है मंडे और ट्यूसडे के होने की। तो यहाँ से आपके पास 0.7 इंटू 0.5 आपके पास आ जाएगा 0.35, ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग
ऑन मंडे और ट्यूसडे जो आपके पास होगी वो होगी 0.7 प्लस 0.5 माइनस 0.35, ठीक है। ये आपके पास आप सॉल्व कर लें, 1.2 माइनस 0.35 आई गेस 0.85 आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, आइदर मंडे और ट्यूसडे को जो है ये अच्छा अब देखें ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब आपने ये सवाल नहीं किया कि आपने आपने कैसे कहा कि ये जो है वो होगा, ये जीरो भी तो हो सकता था ना। आपने कैसे इसको सोच लिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, मतलब नहीं है, हाँ नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखें ऐसा भी तो हो सकता है कि मंडे को भी हो और ट्यूसडे को भी हो ब्लैकआउट, ठीक है, दोनों दिन ही ब्लैकआउट हो जाए, ठीक है ना। तो दोनों दिन भी ब्लैकआउट हो सकता है। तो इसलिए मतलब इसमें ये नहीं है कि मंडे को अगर हो गया तो ट्यूसडे को होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मंडे को भी हो सकता है और ट्यूसडे को भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। Yes, this was not mutually exclusive. Yes, that's why we have P of M intersection T, and the events for independent. So we can find P of M intersection T by using this property, that is P of M times P of T. ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी जो आपने पूछा था मुझसे यहाँ पे इस सवाल में, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, सपोज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.35 ऑफ एक्सपीरियंसिंग नेटवर्क ब्लैकआउट्स। अच्छा देखें अब ये इसने दे दी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के इंटरसेक्शन की, ठीक है, कि सपोज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी 0.35 ऑफ एक्सपीरियंसिंग नेटवर्क ब्लैकआउट्स ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूसडे। तो बोथ मंडे एंड ट्यूसडे है, तो मतलब कि इनका इंटरसेक्शन उसने बताया हुआ है, ठीक है ना, कि मंडे एंड ट्यूसडे। जहां पे एंड आता है ना वहां पे आप यूं समझ ले कि इंटरसेक्शन यानी कॉमन बात करिए। अगर मंडे और ट्यूसडे कहा जा रहा है तो फिर वहां पे यूनियन आ जाता है, ठीक है। यानी कि मंडे को भी हो सकता है और ट्यूसडे को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मंडे एंड ट्यूसडे कहा है कि मंडे को और ट्यूसडे को, यानी अलग अलग, ठीक है। मंडे एंड ट्यूसडे सॉरी, बल्कि मंडे एंड ट्यूसडे यानी दोनों की, दोनों दिन होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया आपके पास पी ऑफ एम इंटरसेक्शन टी 0.35, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली थी ऊपर एग्जाम्पल में। अच्छा अब है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर एग्जॉस्टिव, हेंस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ओमेगा। अच्छा ये तो खैर सिंपल सी चीज है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, मैं इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल कोई देख लूँ इसमें, एक दो और एग्जाम्पल होंगी। अच्छा देखें, एक फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन है कि अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ठीक है। एक सवाल दिया गया है दो कैंडिडेट्स ए एंड बी को, हुज चांस ऑफ सॉल्विंग आर 1/3, यानी ए के सॉल्व करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, बी के उस सवाल को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो ये देखें क्या ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जाहिर है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भाई अलग अलग पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे शो हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है अलग से, इसकी सॉल्व करने की 1/3 अलग से। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि अगर ए सॉल्व कर ले तो बी सॉल्व जो है वो ना कर सके, हो सकता है साइमल्टेनियसली दोनों सॉल्व कर लें, ए भी सॉल्व कर ले बी भी सॉल्व कर ले। इट मींस दैट कि हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जो कि हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/12। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, के इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी की मदद से जो है वो निकाली जाएगी, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/12, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो
आपके पास 1 और 2। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रॉब्लम के ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल 1 - 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा 1/2, क्योंकि हमने सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है, सिंपल 1 में से माइनस कर देंगे उसको, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है और दोनों ने होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी ने मिलके 1 ही होना है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे क्या है, इफ अ सिस्टम अपीयर्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ न्यू कंप्यूटर वायरस विद प्रोबेबिलिटी 0.7 देन इट इज एक्सपोज टू इट विद प्रोबेबिलिटी। अब आप में से कोई बताए कि क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, कि वायरस से प्रोटेक्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो एक्सपोज्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस 0.3 होगी, बिल्कुल 0.3 होगी, सिंपल 1 - 0.7 जाहिर है 0.3 होगी। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोग बिल्ड करते जाएंगे तो आगे इंशाल्लाह आसानी होगी। Suppose a computer code has no errors with probability 0.45, then it has at least one error with probability question mark। तो अगेन नो एरर की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, तो एटलीस्ट वन एरर की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 - 0.45 होगी, जो कि आपके पास आ जाएगी 0.55। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इसने दे दिया यहाँ पे कि ई इंटरसेक्शन दिस यानी एन इवेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास इस तरह से मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, जैसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेट से 3 के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है तो सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, इनके इंटरसेक्शंस की। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि एन इवेंट्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है कि देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी फॉर अ हार्ड ड्राइव टू क्रैश। ठीक है, देयरफॉर इट हैज 2 बैकअप्स, यानी उसके पास 2 बैकअप्स हैं। 1% प्रोबेबिलिटी है उसकी क्रैश होने की 0.01। ठीक है, 0.01 इसकी प्रोबेबिलिटी है क्रैश होने की, उसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, क्रैश होने को मैं ए नाम दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0. देयरफॉर इट हैज 2 बैकअप्स ईच हैविंग 2% प्रोबेबिलिटी टू क्रैश। बैकअप को मैं बी नाम दे देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.c है। दूसरे बैकअप को मैं सी नाम दे देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.02 है। एंड ऑल 3 कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसने ये भी कह दिया कि इंडिपेंडेंट है ईच अदर से। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट ओनली इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन व्हेन ऑल 3 डिवाइसेस क्रैश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड। तो अगर क्रैश होने की इंफॉर्मेशन मैं निकाल लूं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं कि इंफॉर्मेशन सेव होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं क्रैश होने की निकाल लूं और वन वन में से माइनस कर दूं उसको, तो मेरे पास सेव होने की प्रोबेबिलिटी वहां से मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना लिंक खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो जूम है वो नॉन प्रीमियम है, तो जैसे लिंक एंड होगा मैं आपको जो है वो न्यू लिंक शेयर कर दूंगा और इसको हम करेंगे 8:30 8:40 तक अप्रोक्सीमेट ये क्लास करेंगे। ठीक है, तो अब देखें पी के सेव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेविंग सेव